प्रोपेगेंडा है कि डेमोग्राफिक चेंज होने वाली या इजराइल स्टाइल कोई किया जाएगा ऑपरेशन, यहाँ वो प्रोपेगेंडा क्लियर करना चाहिए। बिकॉज ये सोशल मीडिया हो या व्हाट्सएप ग्रुप्स हो और या बाहर की एजेंसीज करवा रही हैं, तो ये बिल्कुल प्रधानमंत्री ने भी और होम मिनिस्टर ने भी ये क्लियर किया है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर क्यों महसूस हो रहा है लोगों को? तो वो जो डिस्कनेक्ट है कम्युनिकेशन में, वो क्लियर करना चाहिए। अगर आपकी नीतियां हैं कि जम्मू कश्मीर शुड बी द क्राउन ऑफ इंडिया, ठीक, और खुशहाली और अमन आगे हो, तो फिर लोगों में क्यों डिस्कनेक्ट आए? मैं कोशिश तो ये करता हूं एडवाइजरी सर्कल्स में या किसी को भी मिलूं, कैबिनेट हो, नेशनल सिक्योरिटी का हो, उन सबको यही मशवरा देता हूं कि इस तरह अगर आप चलें तो शायद अमन और खुशहाली बहाल हो सकती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करें और एक ऐसी शख्सियत जो जम्मू कश्मीर के अगर हम तालीम के निज़ाम की बात करें उस पर भी असरअंदाज रहे, उसके बाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत का भी एक अहम हिस्सा रहे, पहली बार भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार बनी, प्रोफेसर अमिताभ मट्टू मेरे साथ इस वक्त हैं, उस सरकार के ये एडवाइजर थे और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जिनके दौर में जम्मू यूनिवर्सिटी में जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ या जम्मू यूनिवर्सिटी दुनिया के साथ जुड़ी, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि जम्मू यूनिवर्सिटी अगर इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर रिकॉग्नाइज हुई तो प्रोफेसर अमिताभ मट्टू के दौर में ही हुई। इस वक्त मेलबर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और जेएनयू में प्रोफेसर, इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ मट्टू। प्रोफेसर बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। आपको पूरा जम्मू कश्मीर याद करता है। मैंने सबसे पहले तो ये पूछना था कि वो दौर याद आता है आपको जिस दौर में आप जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे? बिल्कुल याद आता है, क्योंकि एक समझिए पब्लिक लाइफ में मैंने शुरुआत ही जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से की और उस वक्त जो 6 साल मैं जम्मू में रहा, यही कोशिश थी कि जम्मू यूनिवर्सिटी को एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाया जाए और सचमुच देश विदेश की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ जोड़ा जाए और सिविल सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ, पूरे बड़े सगीर के लोगों के साथ जुड़ाने की कोशिश की। आपको याद होगा हमने पाकिस्तान से भी अजोका ग्रुप को बुलाया था। फरीदा खानम आई थी जब हमारा जोरावर सिंह ऑडिटोरियम बना था। उसमें हमारा एक चांसलर साहब जो थे, जनरल सिन्हा, वो सचमुच एक फॉरवर्ड लुकिंग चांसलर थे और साथ में जो प्रो चांसलर थे मेरे दौर में, मुफ्ती साहब थे, आज़ाद साहब थे, उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया और समझिए जो फ्रेंच में कहते हैं कार्ट ब्लांच, ब्लैंक चेक दिया, आप करिए, जितनी कोशिश कर सकते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने की। थम गया वो सिलसिला आपके जाने के बाद? अब ये मैं अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाकी लोग भी आए हैं और मेरा इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उस 6 सालों में मैंने यही कोशिश की कि सेल्फलेसली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करूं और जम्मू यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाऊं। मुझे बताएं मट्टू साहब, उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर में दोबारा से एडवाइज़र की शक्ल में मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ देखा, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद की उनकी दुनिया से जाने के बाद प्रोफेसर अमिताभ मट्टू हुकूमत में तो थोड़ी देर रहे, लेकिन फिर आपने एकदम से आप जो है चले गए वहाँ से। मुझे ये बताइएगा कि क्या महबूबा मुफ्ती के साथ प्रॉक्सिमिटी नहीं थी या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई या क्या हुआ? देखिए, मैं बेसिकली तो एक एकेडमिक हूँ, एक मेरा काम है सोचना और लिखना और पढ़ाना। मुफ्ती साहब के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी जब से मैं वाइस चांसलर बना। उनकी ये समझ थी कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ना है, भारत और पाकिस्तान को जोड़ना है और तालीम के ज़रिए लोगों को जोड़ सकते हैं हम, जो भी आगे सोचे। वो एक अंडरस्टैंडिंग थी। और जब उन्होंने कहा कि मुझे, सच बात तो यह है कि उन्होंने कहा जब हुकूमत बनाई कि आप एजुकेशन मिनिस्टर बनिए, कहा ये आपको ऑफर था? आपका ऑफर था, महबूबा जी को भी पता। तो उस वक्त क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स के साथ कोई संबंध नहीं रहा था, तो मैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट में भी तब था और मेलबर्न में, तो मैंने ना की। उनको बहुत ये सचमुच हर्ट किया कि मैंने उस वक्त ना की और नईम साहब को उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। लेकिन जब उन्होंने कहा एडवाइज़र बनो,
तो मैं सचमुच मुझे लगा कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और मुफ्ती साहब के दौर में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कोशिश की हमने कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट हो, उन्होंने कहा जहाँ से भी लाओ, दुनिया में कहीं से भी लाओ, बेस्ट चाहिए मुझे। या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात हुई तो उसमें भी हमने कोशिश की कि यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस आज़ाद थे आप ऑपरेट करने के लिए? जी, उस वक्त उस दौर में था। उसके बाद महबूबा जी का अपना स्टाइल था, अपनी पॉलिटिकल विजन था। मेरी उतनी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ नहीं थी जितनी मुफ्ती साहब के साथ थी। और मुफ्ती साहब ने ही मुझे लाया था। तो मैं भी उसके बाद मेरा भी इंटरेस्ट कम हो गया और फिर एक निज़ाम ही बदल गया। गवर्नर रूल आया और फिर गवर्नर रूल तो बाद में है, लेकिन प्रोफेसर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आज़ादी आप चाहते थे एज एन एडवाइज़र मुझे मिलनी चाहिए काम करने की, क्या वो आज़ादी मुफ्ती साहब के जाने के बाद ख़त्म हो गई? नहीं, वो गलत, मेरा भी एम्बिशन गलत था, क्योंकि नॉन स्टैट्यूटरी पर्सन जो हो, जिसमें कोई आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ना हो, अगर वो मांगे कि मुझे आज़ादी चाहिए, मैं एजुकेशन में करना चाहता हूँ, वो आप मिनिस्टर्स की टर्फ पे एनक्रोच कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपका ताल्लुक है, आप किसी अनपढ़ या कम पढ़े लिखे आदमी के साथ काम नहीं कर रहे थे, आप बड़े बाशऊर आदमी के साथ, बड़े काबिल आदमी के साथ काम, उन्हें भी नहीं समझ थी कि प्रोफेसर अमिताभ मट्टू क्या है और मुझे इनसे कितना काम लेना चाहिए? देखिए, अब ये इतिहास बताएगा वो, लेकिन मेरा भी इस वक्त उस पीरियड पे टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि एक बात है कि मेरे मुफ्ती साहब के साथ जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप था वो एक और रेप्लिकेट नहीं हो सकता था। वो क्योंकि मुफ्ती साहब का अपना ऑरा था, एक अपना विजन था और मैं उस विजन के साथ जुड़ा था। और जैसे कोई कहें कि आज के दौर में कि आप नरेंद्र मोदी साहब के साथ काम कर रहे हैं, अब उनके बाद या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आए उनके साथ भी वैसे काम कर, नहीं हो सकता, क्योंकि एक जुनून होता है, एक पैशन होता है, एक विजन होता है। मट्टू साहब, एक तरफ आप ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए थे, दूसरी तरफ आप पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए थे, तो ये बताइए कि एक तरफ जिस कुर्बत थी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट जो है मरकज के लिए बड़ा ज़रूरी था, दूसरी तरफ कुर्बत मुफ्ती मोहम्मद सैयद के ख़ानदान के साथ, जिसके साथ बाद में जब हुकूमत टूटी, हुकूमत टूटने के बाद आप जानते हैं आज पार्टी की सूरत हाल क्या है, इन दोनों चीज़ों का बैलेंस कैसे करते थे? बिकॉज ईमानदारी से आप काम करें, इंटेग्रिटी से काम करें और आपका कोई और निजी इंटरेस्ट ना हो तो सचमुच कर सकते हैं। अगर आप, जैसे आप इतने शानदार रिपोर्टर हैं, एडिटर हैं, अगर आप इंटेग्रिटी से काम करें और पूरा फोकस से करें तो गुलाम नबी आज़ाद का भी इंटरव्यू कर सकते हैं, फारूक अब्दुल्ला का भी इंटरव्यू कर सकते हैं, अशोक कौल का भी इंटरव्यू कर सकते हैं, अमिताभ मट्टू का भी इंटरव्यू कर सकते हैं, बिकॉज ईमानदारी से आप कर रहे हैं, सवाल भी ईमानदारी से करें और आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं। वैसे ही अगर आप सचमुच ईमानदारी के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने स्टेट के लिए काम कर रहे हैं या अपने एक फील्ड एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, इंटेग्रिटी से काम कर रहे हैं, तो बैलेंस का कोई सवाल ही नहीं है, आप पैशन से काम कर रहे हैं। आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, एक तो ये जानना चाहूँगा कि क्या मट्टू साहब आपको मौका मिला जम्मू कश्मीर की बात करने का, क्योंकि अक्सर आपके बारे में ये सुना है लोगों से कि आपको कहीं पे भी मौका मिलता है तो आप जम्मू कश्मीर की बात ज़रूर करते हैं, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ अपना इनपुट आप वहाँ पर भी दे देते हैं। जी, अलग अलग टाइम पे जब भी कोई पूछता है तो मैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मदरलैंड है, यहीं मेरी पैदाइश हुई, यहीं मैंने तालीम हासिल की, तो जब भी कोशिश होती है तो अमन और खुशहाली के लिए जो भी एडवाइस दे सकता हूँ, और ये नहीं मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक मैजिक मंत्रा है या मेरे पास एक सोल्यूशन है जो किसी के पास नहीं है। मैं कोशिश तो ये करता हूँ एडवाइजरी सर्कल्स में या किसी को भी मिलूं, कैबिनेट हो, नेशनल सिक्योरिटी का हो, उन सबको यही मशवरा देता हूं कि इस तरह अगर आप चलें तो शायद अमन और खुशहाली बहाल हो सकती है जम्मू कश्मीर। मट्टू साहब, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल पूछूं, पहले ये जानना चाहूँगा कि जब हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उनका विजन विज़ जम्मू कश्मीर आपको क्या लगता है, क्या है, और क्या आप कन्विंस्ड हैं कि आने वाले वक्त में हालात बहुत बेहतर जम्मू कश्मीर में होंगे? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, मुझे तो लगता है कि उनका विजन यही है कि खुशहाली आए और अमन आए।
डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक। अब रास्ते अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शायद भारत के स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बाद हुए। ठीक। और उनका एक क्लियर विजन है कि मैं चाहता हूं कि एक मेन स्ट्रीम में आए जम्मू कश्मीर, और जो पुरानी ताकतें हैं जिन्होंने एक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जम्मू कश्मीर की हुकूमत या जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बंधा रखा, उनके बिना एक नया साफ रास्ता चाहते हैं। अब कहां तक वो कामयाब होंगे ये ओनली टाइम विल टेल। ओनली टाइम विल टेल, लेकिन वो चाहते यही हैं। और सचमुच जैसे मुफ्ती साहब भी कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कोई और इंटरेस्ट ही नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं कर सकते, कुछ करते ही नहीं, बल्कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी और विजन के साथ ये काम कर रहे हैं। एक पैशन है। ठीक। और जम्मू कश्मीर में अमन लाना और खुशहाली लाना उनके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स में है। तो जैसे आपने कहा अमन लाना, खुशहाली लाना उनके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स में है, लेकिन अब अगर जम्मू कश्मीर पर नजर दौड़ाई जाए 5 अगस्त 2019 के बाद माइनॉरिटीज टारगेट हो रही हैं। जो हिंदुस्तान की बात कश्मीर में कर रहा है उसको टारगेट किया जा रहा है। आप किस धर्म से, किस समुदाय से, कोई लेना देना नहीं। कश्मीरी पंडित समुदाय को टारगेट किया गया। 10 साल के बाद राहुल भट्ट शहीद हो गए, इससे पहले बहुत सारे और लोग शहीद हो गए। उसके बाद डॉक्टर संदीप मावा हैं, उनके पिताजी रोशनलाल मावा को 90s में टारगेट किया जाता है। 30 साल के बाद वो वापस आते हैं, उन्हें भी टारगेट करने की कोशिश है। इस सूरत हाल को जब प्रोफेसर अमिताभ मट्टू देखते हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक जबरदस्त जानकार, एक एक्सपर्ट, और उसके बाद जम्मू कश्मीर मामलों पर भी जबरदस्त एक्सपर्टीज रखने वाले, आपको क्या लगता है हमसे कहीं कोई गलती हो रही है, या आप ये महसूस करते हैं जो रास्ता हमने लिया है उसको थोड़ा बदलने की, या उस रास्ते में कुछ और बदलाव लाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि गलतियां तो नहीं, ये कोशिश होनी चाहिए कि जितनी हमारी पॉलिसीज हैं सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, वो जो कश्मीरी यूथ है उनको एड्रेस करें और कश्मीरी यूथ को दिखाएं कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अवेलेबल देश में, विदेश में। क्योंकि इस वक्त सबसे ग्रेट एडवांटेज भारत का या साउथ एशिया का है डेमोग्राफिक डिविडेंड। जो हमारा यंग यूथ का तबका है, उनको अगर हम स्किल्स दें, उनको हम अपॉर्चुनिटीज दें, वो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर में पढ़ा। उसके बाद एक सैन फ्रांसिस्को में है, एक मेलबर्न में, एक लॉ कर रही है, एक मेडिसिन कर रही है। ठीक। वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कोई भी लोगों को अगर आप अपॉर्चुनिटी दे, वो अपना एक्सेलेंस प्रूव कर सकते हैं। ठीक। तो ये एक चीज जो प्रधानमंत्री को भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो देखें कि ये डिस्कनेक्ट, ठीक, कश्मीरी पंडित यूथ हो या कश्मीरी मुसलमान यूथ हो, जम्मू के डोगरा यूथ हो, इनके साथ डिस्कनेक्ट ना हो। उनको एक विजन महसूस करते हैं आप डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट जब ये हालात ऐसे हो जाते हैं, किसी की टारगेटेड किलिंग हो या हाइब्रिड मिलिटेंसी की बात होती, तब मुझे लगता है कि कहीं वो डिस्कनेक्ट है, कहीं वो एलियनेशन है। मुझे ये बताएं मट्टू साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डेमोग्राफिक चेंज की बात अलगाववादी नेता एक वक्त में किया करते थे, उस डेमोग्राफिक चेंज को इस तरीके से परोस के जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी कम्युनिटी को, मुसलमानों में इस तरीके से परोसा गया है कि उनको ये महसूस होता है कि जनाब हमें शायद यहाँ पर माइनॉरिटी बना दिया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि वो भी एक खौफ है जिस खौफ के चलते जो है ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं? प्रोपेगेंडा है कि डेमोग्राफिक चेंज होने वाली या इजराइल स्टाइल कोई किया जाएगा ऑपरेशन, यहाँ वो प्रोपेगेंडा क्लियर करना चाहिए। बिकॉज ये सोशल मीडिया हो या व्हाट्सएप ग्रुप्स हो और या बाहर की एजेंसीज करवा रही हैं, तो ये बिल्कुल प्रधानमंत्री ने भी और होम मिनिस्टर ने भी ये क्लियर किया है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर क्यों महसूस हो रहा है लोगों को? तो वो जो डिस्कनेक्ट है कम्युनिकेशन में, वो क्लियर करना चाहिए। अगर आपकी नीतियां हैं कि जम्मू कश्मीर शुड बी द क्राउन ऑफ इंडिया, ठीक, और खुशहाली और अमन आगे हो, तो फिर लोगों में क्यों डिस्कनेक्ट आए और लोग क्यों ये हाइब्रिड या होम ग्रोन मिलिटेंसी वगैरह, उनको खत्म करने का एक ही जरिया है। अब आपकी कम्युनिकेशन पॉलिसीज इंप्रूव होनी चाहिए, आप कोई कोशिश करनी चाहिए कि जो एलिनेशन है उसको खत्म किया जाए और लोगों को बताया जाए, देखिए आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली। भारत
आज इकोनॉमिस्ट का कवर देखिए, कवर स्टोरी, इकोनॉमिस्ट की कवर स्टोरी है इंडियाज मोमेंट, बिल्कुल, कि चाइनाज मोमेंट इज नाउ लैप्स, इट्स इंडियाज मोमेंट, बट वी कैन स्क्वांडर दैट मोमेंट। और साथ में अगर इकोनॉमिस्ट अपने फ्रंट मतलब आपको कवर पेज बना रहा है, दैट इटसेल्फ मींस कि सी इफ इट इज इंडियाज मोमेंट, देन द पीपल ऑफ इंडिया from Jammu Kashmir to Kanyakumari should realize the opportunities that are available to every Indian, to every person in the smallest village in Kupwara, in Pulwama, that there are, India can provide those opportunities. No other country can provide those opportunities. मुझे मटू साहब, जब हम सिविल सचिवालय की तरफ देखते हैं, एक लंबे समय से हम भी ये कहते रहे हैं कि भाई सिविल सेक्रेटरीट और आम लोगों के बीच में कंप्लीट डिस्कनेक्ट है, दूरियां हो गई हैं, 4 साल से ज्यादा का वक्त है कि आपके पास एक चुनी हुई हुकूमत नहीं है। और दूसरी मुसीबत यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऑपरेट भी एक एडवाइजर के साथ कर रहे हैं, 4-5 एडवाइजर होने चाहिए। कई लोग ये फॉर्मूला दे रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल एडवाइजर 4-5 रख लीजिए ताकि आपका फुटफॉल सिविल सेक्रेटरीट में बढ़े, लोग आपसे मिलने के लिए सिविल सेक्रेटरीट आ सकें, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इस ये जो डिस्कनेक्ट है इसको खत्म कर सकते हैं। क्या एलिनेशन को एड्रेस करने का ये भी एक रास्ता है? मेरे लिहाज से और जहां तक मेरी समझ है, सबसे आसान रास्ता जो है एलिनेशन खत्म करने का या डिस्कनेक्ट खत्म करने का, इलेक्शन हो, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, और स्टेटहुड रिस्टोर की जाए, जैसे गृह मंत्री ने कहा है पार्लियामेंट में। तो ये 2-3 स्टेप्स तो इस साल के आखिर तक हो जाने चाहिए कि आपको इलेक्शन, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक स्टेटहुड बरकरार। तो उससे आप लोगों की हुकूमत होगी, आपके अब पंचायत हैं, डीडीसीज हैं, तो एक वैसे ही डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, अकाउंटेबिलिटी आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके इलेक्टेड ऑफिशियल्स ना हो, रिप्रेजेंटेटिव्स ना हो, तो आप किसके पास जा सकते हैं? ठीक, कि मैंने तुम्हारे लिए वोट किया था, अब तुम मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक, तो आप भी मानते हैं कि डिस्कनेक्ट को दूर करने की जरूरत है? बिल्कुल, डेमोक्रेसी का सवाल ही यही है। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ते हैं, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बदला गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जम्मू कश्मीर में इतनी बेहतर हो चुकी है कि मरकज जब कल दोबारा से स्टेटहुड वापस देना चाहे तो उसके पास साउंड ग्राउंड हो कि जी हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बेहतर की है, अब हम स्टेटहुड रिस्टोर कर रहे हैं? मेरे ख्याल से स्टेटहुड रिस्टोर करने का यही रीजन नहीं होना चाहिए कि आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर या अमन और खुशहाली आ जाए। एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होती है। जम्मू कश्मीर एक रियासत है और रही है इतने देर से, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उस स्टेटहुड के साथ। तो स्टेटहुड तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के साथ अगर जोड़ें तो कई ऐसे स्टेट्स होंगे जहां आपको यूनियन टेरिटरीज बनाना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर करने की जरूरत इसलिए है कि एक लोगों को एक आइडेंटिटी फिर रिस्टोर की जाए। और गृह मंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन हो, उसके बाद स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगी, 2 मेन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, आपने पीडीपी के साथ काम भी किया है, क्या आप इस आइडिया को बाय करते हैं कि इन दोनों पार्टीज का लगभग कश्मीर में बेस खत्म हो चुका है? यही आइडिया जो है, यही सब चीजें जो है सुनने को दाएं बाएं मिल रही है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हुई हैं, और अगर नहीं भी हुई हैं तो अगले 5-6 महीनों के अंदर अंदर ही पार्टियां दोनों खत्म हो जाएंगी। पीडीपी के अंदर बचा कोई नहीं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लीडरशिप है वो भी 2 पार्टों में बटी हुई है। क्या आप इस आइडिया को बाय करते हैं? बिकॉज यू आर वेल कनेक्टेड विद द ग्रास रूट्स एंड यू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल अंडरकरेंट्स इन कश्मीर वैली। तो क्या जम्मू कश्मीर को जब आप देखते हैं तो आपको नजर आता है ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो चुकी हैं, या आप कुछ और देखते हैं? देखिए, आई हैव नॉट बीन टू जम्मू एंड कश्मीर फॉर अबाउट 2-3 months नाउ। मैं मेलबर्न से आया, and it would be unfair for me to actually, because I understand Jammu and Kashmir, but I understand also the sensitivity of the question you're asking. So मैं judgment नहीं दूंगा। ठीक, elections ही judgment है। मैं पहले वो सेफोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखता था, प्रेडिक्शंस भी करता बिल्कुल, था, फेसबुक पे भी लिखता था, लोग नाराज हो जाते थे। लेकिन इस वक्त ठीक नहीं है कि किसी की फेट पे और पॉलिटिकल पार्टीज के फ्यूचर पे मैं कोई टिप्पणी करूं, अवाम बताएगी। बट एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट यू आर वेल अवेयर ऑफ द ग्राउंड, डू यू सी, आपको क्या नजर आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पारा हो चुकी है? देखिए, मुमकिन है, मतलब मैं आपसे समझना चाहता हूं, अब ये अगर आप पब्लिक लाइफ में हो तो आप सब नेताओं को जानते हैं। बिल्कुल, महबूबा जी हैं, फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, सज्जाद साहब हैं, अल्ताफ बुखारी साहब हैं, सबको, सब मेरे पर्सनल दोस्त।
मैं अगर इस वक्त कहूं कि नहीं उनका खत्म हो गई है, ये गलत होगा कहना। More as not as a political scientist, but as a Kashmiri, for me to pass judgment when I'm not really in politics, to tell them, आप कह सकते हैं क्योंकि आप you are a provocative journalist, but I can't say this. मैं आपसे ये अंडरस्टैंड करना चाहूंगा मट्टू साहब कि कश्मीरी, जब हम कश्मीरी की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी की जब हम बात करते हैं, तो आपसे अंडरस्टैंड करना चाहूंगा कि कश्मीरी अपने धर्म, अपनी जाति, आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, आपका मजहब क्या है, क्या उससे ज्यादा कनेक्टेड है या अपनी आइडेंटिटी के साथ ज्यादा कनेक्टेड है? और दूसरा ये कि अगर वो आइडेंटिटी के साथ कनेक्टेड है तो आप मुझे बताइए, जब उनको ये खतरा महसूस होगा कि हमारी आइडेंटिटी खत्म होने की कगार पर आई है, तो क्या वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेफर करेंगे या किसी नेशनल पार्टी की तरफ जाएंगे? पहली बात तो जब मैं बड़ा हो रहा था, आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बर्नहॉल स्कूल में पढ़ता था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे एक आयरिश कैथोलिक स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन कश्मीरी थे। तब ये धार्मिक सेंसिटिविटीज और सेंसिबिलिटीज का पता नहीं था। अब एक लेवल पे एक इस्लामाइजेशन हुआ है और एक हिंदुत्व का राइज भी हुआ है। तो कश्मीरी पंडित्स ऑल्सो ऑफन फील मच मोर स्ट्रांगली अबाउट देयर हिंदू आइडेंटिटी, एंड कश्मीरी मुस्लिम्स ऑब्वियसली become more Muslims in their identity. ये चेंज आई है, ठीक। लेकिन मेरा मानना है कि जो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान और बाकी जो भी धर्म के लोग वहां रहते थे, एक फंडामेंटल एग्रीमेंट था कि हम, और लोग उसको आजकल बहुत बुरी नजर से बोलते हैं कश्मीरियत का, या कुछ नहीं था, लेकिन एक था कि वी विल लिव एंड लेट लिव। ठीक। ये नहीं कि देखिए मेरे ग्रैंडफादर के टाइम तक इंटर मैरिज और इंटर डाइनिंग तो सवाल ही होता नहीं था। ठीक। तो ये बेटी या ब्रेड का रिश्ता नहीं होता था कि आप एक दूसरे के खाना खाएं या शादी करें, लेकिन एक तब भी लगाव था कि हम इकट्ठे रहेंगे। अब कश्मीरी पंडित जो था, अब आजकल तो वेजिटेरियन हो रहे हैं, लेकिन कहां से लाता था अपना मीट? कश्मीरी मुस्लिम से खरीदता। यहाँ भी शादी में भी दिल्ली में ढूंढते हैं ग्रेटर कैलाश में एक हलाल का मीट जो बेचता है। ये रिश्ते नाई कौन होता था आपके? बिल्कुल। तो ये एक इंटरडिपेंडेंस का रिश्ता था, वो टूट गया है और टूटने वाला है कंप्लीटली अगर हम इसको ना बचाएं, क्योंकि वो अगर हम बचाएं तो ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हो सकता है कि वो बॉन्ड, कि आप कितने भी अलग आपकी विचारधारा हो या धार्मिक वैल्यूज हो, लेकिन एक बॉन्ड ऑफ इंटरडिपेंडेंस जो है, आपको इकट्ठे आप रह सकते हैं, प्यार से रह सकते हैं, एंड देयर विल बी अ स्पिरिट ऑफ लिव एंड लेट लिव एंड कॉमन डेस्टिनी। सो यू आर ट्राइंग टू से दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग, जो कुछ के बाद ये कश्मीर में आज हो रहा है, ये उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को थ्रेट है, उसके कारण नहीं हो रहा, ये एक रिलीजियस आइडेंटिटी को थ्रेट है, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। इस वक्त नहीं, वो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आजकल रीअसर्शन हो रहा है रिलीजियस आइडेंटिटी का। कश्मीरी कॉमन सिंक्रेटिक आइडेंटिटी जिसमें मैं बड़ा हुआ, जो ललेश्वरी और नुंद ऋषि को उतना ही मानते थे, वो अब उतना नहीं है, क्योंकि एक सेपरेट आइडेंटिटीज डेवलप हुई है, हिंदू मुस्लिम। मेरा मानना है, obviously it's unfortunate as far as I'm concerned, that if it's at the cost of that common syncretic identity. मुझे मट्टू साहब ये बताएगा, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन को लेकर मरकज ने एक पॉलिसी 2010 में बनाई। कश्मीरी पंडित बच्चे वादी कश्मीर गए, 10 साल तक उन्हें वहां कोई दिक्कत नहीं आई। 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार कश्मीरी पंडितों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है, एक तो आपसे वो जानना चाहूंगा। दूसरा, वहां से जो कश्मीरी पंडित बच्चे आते हैं, मेरी उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन तो कतई नहीं है, ये इकोनॉमिक पैकेज था, इसे इकोनॉमिक पैकेज ही रखा जाना चाहिए। हम वहां गए जरूर, लेकिन हमें वहां न मकान बनाने का शौक है, न वहां रहने का शौक है, क्योंकि माहौल साजगार नहीं है। कोई कहता है जी मैं जनगण मन हम पढ़ना चाहते हैं तो लोग हमें अजीबोगरीब नजरों से देखते हैं, हम अगर वंदे मातरम पढ़ना चाहते हैं तो लोग हमें अजीबोगरीब नजरों से देखते हैं, तिरंगा चढ़ाएंगे तो हमें अगले दिन डर रहता है सुबह की यार कोई गोली मारने ना आ जाए। तो मुझे ये बताइए कि डिड वी मेक अ मिस्टेक व्हेन वी क्रिएटेड द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज,
क्या हमको इसे इकोनॉमिक पैकेज तक महदूद रखकर इन बच्चों को पूरे जम्मू कश्मीर में अपॉइंट करना चाहिए था, या वो फैसला सही था? ये देखिए, शॉर्ट टर्म में तो आप जो कह रहे हैं कि शायद सही होता कि इकोनॉमिक पैकेज दे के कहीं भी अपॉइंट किया जाए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म गोल हमारा यही है कि कश्मीरी पंडित वापस जाए, तो फिर तो वैसे ही पॉलिसीज बनानी ना कि आफ्टर ऑल वी वांट कश्मीरी पंडित्स टू गो बैक विद डिग्निटी एंड जस्टिस। और कौन है, ये तो साफ है कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा। ठीक, और मेरा मानना ये भी है कि average Kashmiri Muslim even today would welcome Kashmiri Pandits. And average Kashmiri Pandit would still want to recreate those bonds. लेकिन पाकिस्तान, ISI, अलग-अलग जो vested interests हैं. So what is your advice to all those youngsters, Kashmiri Pandit youngsters who are looking at you, जो आज इस वक्त इस इंटरव्यू के जरिए आपको देख रहे हैं और डरे हुए हैं, खौफ है उनको, IG कश्मीर आते हैं, उनको एश्योरेंस देते हैं, डिवकॉम एश्योरेंस देते हैं, LG एश्योरेंस दे रहे हैं, किस लेवल से एश्योरेंस आना चाहिए जिसके बाद आपको लगता है कि वो महफूज महसूस करेंगे, और आपकी एडवाइस क्या है? मेरा मानना है कि कई ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने मक्खनलाल बिंद्रू और भट्ट साहब को टारगेट किया, और मेरे अपने पिताजी को किडनैप करने की कोशिश की गई, मैंने अपने कई दोस्त खोए, लेकिन ये जंग है, लड़ाई है, एक लड़ाई है ह्यूमन वैल्यूज के लिए, और पाकिस्तान और ISI और उसकी एजेंसीज कोशिश करेंगी कि जो हमारी कॉमन बॉन्ड्स हैं, जो हमारी एक कश्मीरियत की आइडेंटिटी थी, उसको ख़त्म करें। लेकिन हमने सब ने, दिल्ली में हो, जम्मू में हो, श्रीनगर में, ये जंग लड़नी है। मैं आपको एडवाइस क्या करूं, यही गुजारिश करूंगा कि आप कुछ भी करें लेकिन अपने फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज़ को ना छोड़ें। और मेरा ये मानना है कि एवरेज कश्मीरी मुसलमान भी है, वो भी जुड़ा हुआ है उन्हीं फंडामेंटल वैल्यूज़ के साथ। कुछ भी हो, कितना भी एक दूसरे के साथ हमने डिफरेंसेस हो और कई बार गुस्सा भी निकाला हो, लेकिन अगर हमने रहना है तो जुड़ के रहना है उसी कश्मीर में जहाँ हम सदियों से जुड़ के रहे। आखिर में मट्टू साहब आपसे जानना चाहूँगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अगर आपसे मशवरा पूछे कि ये बताइए मट्टू साहब, जम्मू कश्मीर में अब आगे कैसे बढ़ा जाए, हम सिक्योरिटी और बढ़ा देंगे, हम आयरन ब्लैंकेट बना देंगे, चारों तरफ से आयरन कर्टन बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन आप एज एन एक्सपर्ट इन स्ट्रेटजिक स्टडीज, एक्सपर्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स, और साथ में चूंकि आप इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी माहिर हैं, फॉरेन अफेयर्स पर माहिर हैं, क्या एडवाइस करेंगे आप विद पाकिस्तान, कश्मीर के अंदर और पूरे जम्मू कश्मीर के इन हालात को ठीक करने के लिए, और क्या कुछ किया जाना चाहिए? मेरे मानना है कि सबसे पहले आप इलेक्शन करवाइए और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और इलेक्टेड गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी दी जाए। सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान अगर दहशत फैलाए तो फिर पाकिस्तान के साथ बात करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान अब भी इस 11th आवर में नहीं समझ रहा है कि उन्होंने अपना खुद देश खो लिया है, क्योंकि ये जो उन्होंने पॉलिसीज फॉलो की हैं, अगर वो समझ उनको आए तो उनसे बातचीत करिए, लेकिन तब तक बातचीत मत करिए जब तक वो दहशत फैला रहे। One word for Mehbooba Mufti, one word for Dr. Farooq Abdullah, and one word for Umar Abdullah. I think all the leaders in Jammu and Kashmir must, as Gandhi said, look at the most marginal, innocent victim of the violence of all these 3 years, all these 30 years, and actually try and root their policies and their politics looking at that victim, looking at that innocent victim who has suffered the most, whether it's Farooq Saab or Mehbooba ji or Umar Saab or Sajjad Lone Saab or Altaf Bukhari Saab. They're all leaders, but tomorrow let them all work together for the people of Jammu and Kashmir, for those innocent victims. बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर अमिताभ मट्टू। आपने प्रोफेसर अमिताभ मट्टू को सुन लिया। बहुत अहम बात हम प्रोफेसर अमिताभ मट्टू ने ये कही है कि पाकिस्तान को ये समझना होगा कि उनका मुल्क तबाही की कगार पर है, क्योंकि वो आतंकवाद को शरण दे रहे हैं इतने लंबे अरसे से, और जम्मू कश्मीर के तमाम राजनेताओं को ये समझना होगा बहुत खून वादी कश्मीर में बह चुका है, अब वक्त आया है रिकंसिलिएशन का, अब वक्त आया है हर उस समाज के साथ, हर उस वर्ग के साथ खड़ा होने के लिए जो वर्ग अपने आप को घाटी में हो, जम्मू में हो, गैर महफूज महसूस करता है।
तब तक कुछ नहीं बनेगा जब तक हाथों से हाथ नहीं मिलेंगे।